और आज हम बताने वाले हैं आपको किस तरह से ओपन एंडेड या क्लोज एंड स्कीम्स जो होती हैं म्यूचुअल फंड्स की वो क्या होती हैं, किस तरह से जो है आपको इनका चुनाव करना चाहिए, किस तरह के निवेशकों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, किस तरह के निवेशकों को अपने किस तरह के आर्थिक लक्ष्य के लिए इनको चुनना चाहिए। तमाम बारीकियां आज क्लोज या ओपन एंडेड स्कीम्स पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो आपको हम समझाइश देंगे। और श्वेता रजानी आनंद रांची वेल्थ से मेरे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, चलिए इस टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही बेसिक है लेकिन मेरे ख्याल से लोगों में थोड़ी सी कमी है जागरूकता को लेकर। म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारी स्कीम्स क्लोज एंडेड भी होती हैं, इसके बारे में लोगों को शायद ही पता होगा। जो अगर शायद डेट की ओर अपना निवेश बरकरार रखते होंगे उन्हें शायद फिर भी थोड़ी जानकारी हो, बट अदरवाइज़ क्योंकि म्यूचुअल फंड एज अ प्रोडक्ट को कई बार ऐसे भी बेचा जाता है कि आप जब तक चाहें तब तक पैसे लगा सकते हैं, इसमें कोई लॉक इन नहीं है। तो इसके कारण भी एक कंफर्ट लेवल लोगों में लाने के लिए अधिकतर समय म्यूचुअल फंड्स को ओपन एंडेड स्कीम की तरह ही देखा जाता है। होती भी वो स्कीम्स है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोज एंडेड स्कीम्स नहीं होती हैं, वो भी होती हैं। तो इन दोनों तरह की स्कीम्स को बताएं, इक्विटी डेट कहाँ किस तरह की स्कीम्स होती हैं। जी कविता जी, आपने एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि काफी लोग नहीं जानते फर्क क्या होता है, क्लोज एंडेड होते भी है या नहीं। तो मैं शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले क्लोज एंडेड फंड क्या होता है, इसको समझाने के लिए। क्लोज एंडेड फंड एक ऐसा फंड होता है जहां पर आप एक निर्धारित समय पर ही उसमें निवेश कर सकते हैं और जब आपको उस स्कीम से निकलना हो तब कभी भी आप नहीं निकल सकते। उसका उसका भी एक स्पेसिफाइड डेट होता है, एक मैच्योरिटी डेट होती है और उसी समय पे आप उस स्कीम से अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकाल सकते हैं। तो एक स्पेसिफाइड डेट पे आप निवेश करेंगे, एक स्पेसिफाइड डेट पे आप उसमें से निकल सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड ये होता है। अब क्लोज एंडेड फंड जैसे मैंने कहा एक ही समय पे ओपन होता है। तो जब फंड का न्यू फंड ऑफर आता है किसी भी फंड का, तब उसी समय आप एक क्लोज एंडेड फंड में निवेश कर सकते हैं। ये ब्रॉडली क्लोज एंडेड फंड। अब ओपन एंडेड फंड में भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है ओपन एंडेड फंड जिसमें आप जब चाहे निवेश कर ले, जब चाहे निकल जाएं। कोई यहाँ रोक टोक आपको नहीं होती। दूसरी कैटेगरी होती है ओपन एंडेड फंड विथ अ लॉक इन पीरियड, जिसको हम कहते हैं। मतलब आप जब चाहें उसमें निवेश तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने उसमें निवेश कर लिया तो एक कुछ समय के लिए उसमें लॉक इन हो सकता है। 3 साल, 5 साल, 10 साल, उतने समय के लिए आप उसमें से नहीं निकल सकते हैं। जब लॉक इन पीरियड फिनिश हो गया है, जैसे आपने आज 2024 में निवेश किया, समझ लीजिए 3 साल का लॉक इन पीरियड, तो 2027 तक आपका लॉक्ड इन है, आप नहीं निकल पाएंगे। 2027 के बाद आप जब चाहें उसमें से निकल सकते हैं। तो ब्रॉडली मैं कहूंगी ओपन एंडेड, विथ लॉक इन, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, ये 3 तरीके के फंड होते हैं कविता जी। राइट, चलिए आपने बखूबी यहाँ पे समझाइश तो दे दी है श्वेता, लेकिन एक और चीज़ जो मुझे आपसे समझनी है, जानकारी के तहत हालांकि जब आप किसी भी तरह के क्लोज एंडेड या ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में निवेश करने जाते हैं तो आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स दे दी जाती हैं, भले ही आप वो डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीद रहे हो, भले ही आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ख़रीद रहे हो। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अपनी रणनीति जब आप अगर आप स्ट्रैटेजी वाइज एक पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं जिसमें अपने म्यूचुअल फंड्स को शामिल किया हुआ है, तो क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स को पहले तो आप समझें, ये बारीकी आपको जाननी होगी। उसके बाद किस तरह के फाइनेंशियल गोल के लिए आप इनको अलाइन कर सकते हैं अपने साथ, क्योंकि अधिकतर क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो क्लोज एंडेड स्कीम्स होती हैं वो डेट प्रोडक्ट होती हैं। कंजर्वेटिव जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो शायद पैसा उसमें पार्क इन कर सकते हैं, लेकिन वो पार्क इन किसी उद्देश्य के मुताबिक उनको करना चाहिए। अच्छा, ओपन एंडेड अगर आप समझना भी चाह रहे हैं, उसमें भी इक्विटी और डेट दोनों तरह की स्कीम्स आती हैं। तो कैसे अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ इस तरह की स्कीम्स को हम अलाइन करें? इसके टैक्स एंगल्स क्या हैं बाद में बात करेंगे, लेकिन अलाइनमेंट, क्योंकि अगर आप खरीदने जा रहे हैं कोई प्रोडक्ट तो बहुत ज़रूरी है कि वो कमाई के अलावा भी आपको एक चैन की नींद दे ना रात को। हमें पता है कि हमने यहाँ पैसे लगाए हैं, हमारी इतनी कमाई होगी और ये हमारा जो लक्ष्य है जीवन का, भले ही वो कोई भी आपका इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल हो, वो इसके ज़रिए हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आपका लक्ष्य क्या है, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपना लक्ष्य अच्छे से लिख लें।
यू नो आपको कितने समय के लिए निवेश करना है और आपको अंत में क्या है आपका एक अमाउंट जो आप चाहते हैं। जब आपने ये 2 चीज़ें अच्छे से लिख ली होगी, तब आप क्या रणनीति अप्लाई करें, कितना क्लोज़ एंडेड में निवेश करें, कितनी ओपन एंडेड में निवेश रखें, ये बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आज के समय में आपको क्लोज़ एंडेड इक्विटी फंड्स नहीं मिलते। तो क्लोज़ एंडेड का जो आपको ऑप्शन है, वो डेट में है। जो आमतौर पर आपने सुना होगा एफएमपी या फिक्स मैच्योरिटी प्लान। ये फंड की कैटेगरी होती है जहां क्लोज एंडेड ज्यादा करके आपको न्यू फंड ऑफर्स आते हैं। अब अगर आपका लक्ष्य था कि आपको 5 साल के बाद आपके पास एक अमाउंट होनी चाहिए, तो आप 5 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तब आप जाके देख सकते हैं 5 साल की कोई एफएमपी है अगर मार्केट में, किसी फंड हाउस की, तब आप उसमें निवेश करें। अगर आपका लक्ष्य 3 साल का है तो आप 5 साल के एफएमपी में नहीं निवेश कर सकते हैं। तो ये एक जरूरी बात हो जाती है। उसी तरह जो इक्विटी फंड्स में क्लोज एंडेड के ऑप्शंस तो नहीं है, लेकिन जो ओपन एंडेड विथ लॉक इन पीरियड वाले होते हैं, जैसे ईएलएसएस एज अ कैटेगरी, इस ये कैटेगरी में आ जाती है जहां लॉक इन पीरियड होता है, या आपके रिटायरमेंट सेविंग्स फंड, या आप चाहें तो जो चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड होते हैं। ये 3 तरह की जो कैटेगरीज हैं, ये ओपन एंडेड विथ लॉक इन में आ जाती है। यहाँ पे भी अगर आप समझ लीजिए, आप चाहते थे आप बच्चों के पढ़ाई के लिए 15 साल तक आपको कहीं निवेश करना है, तब आप वो चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड जहां उस तरह का लॉक इन होगा, आप सोच सकते हो। लेकिन अगर आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको 5 साल के बाद पैसा चाहिए, तब आप चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड शायद आपके लिए नहीं है। तब आपको ओपन एंडेड फंड चूज करना चाहिए। तो ये ब्रॉडली तो आपके लक्ष्य के अनुसार आपको किस कैटेगरी में निवेश करना चाहिए। दूसरा, ये बहुत जरूरी है कि जब क्लोज एंडेड में जा रहे हैं, आप लिक्विडिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप इसमें से नहीं निकल सकते। इसीलिए शायद बेहतर ये होगा कि आप एक ओपन एंडेड कैटेगरी चुनें। जैसे आज के दौर में एमपी से ही जो बहुत सिमिलर कैटेगरी है, वो है टारगेट मैच्योरिटी फंड, जो डेट में आपको ऑप्शन मिलता है, जहां पर आप देखें तो आपको गवर्नमेंट की पेपर मिल जाती है। आप आज जब निवेश कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल जाती है कि मेरा इसमें रेट ऑफ रिटर्न क्या बनेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पेपर में ही निवेश कर रहे हैं, तो आपको पता है गवर्नमेंट पेपर की यील्ड क्या चल रही है। तो एक सर्टेनिटी आ गई कि ठीक है, 5 साल के गवर्नमेंट पेपर में मैं निवेश कर रहा हूँ, करीबन 6.5-7% की रिटर्न मुझे मिल सकती है। तो जो चैन की नींद की हम बात कर रहे हैं, वो ऑप्शंस आपको डेट में आज ओपन एंडेड कैटेगरी में भी मिल जाते हैं। प्लस एक लिक्विडिटी का एडवांटेज है कि अगर 5 साल के पहले किसी इमरजेंसी के कारण हमें वो पैसों की जरूरत पड़ गई, तो हम वो टारगेट मैच्योरिटी फंड में से निकाल भी सकते हैं। तो आज के दिन पर आपके पास ये ऑप्शंस हैं। इसीलिए शायद बेहतर ये होगा कि आप ओपन एंडेड फंड्स चुने, ज्यादा करके अपने पोर्टफोलियो में, एज अगेंस्ट अ क्लोज एंडेड फंड। कविता जी। बिल्कुल, तो यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी एक पैरामीटर हो गया। आपको जब अगर बीच में पैसों की ज़रूरत पड़ती है, मेरे ख्याल से ये मुख्यतः लोगों में ना, अगर हम ईएलएसएस की भी बात कर लें श्वेता, उसमें भी लोगों के पास 3 साल का एक लॉक इन होता है, उसमें भी उनको परेशानी होती है। वो टैक्स सेविंग का एक बेनिफिट है, इसलिए लोग फिर भी उसमें डाल लेते हैं पैसे। लेकिन देखिए, म्यूचुअल फंड्स एज अ प्रोडक्ट अगर आपको समझना है ना, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप एक फ़ंड के ज़रिए बहुत सारे स्टॉक्स में, खासतौर से अगर आप ओपन एंड स्कीम की बात कर रहे हैं, तो आप बहुत जगह निवेश करते हैं। तो थोड़ा सा नज़रिया आपको लंबा रखना होगा, और फ़ायदा तब होगा जब न सिर्फ लंबा नज़रिया हो, बल्कि आप अनुशासित तरीके से उसमें बने भी रहें। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है म्यूचुअल फंड कि आप पैसे डालें आपने और अगले साल आपने निकालिए, अनलेस एंड अनटिल वो कोई डेट की ओर या फिक्स्ड इनकम का कोई प्रोडक्ट हो जहां पर आपके पास क्लोज्ड इनकम है। लेकिन क्लोज एंडेड स्कीम्स हैं। अगर मैं इन्हीं की बात करना चाहूँ क्लोज एंडेड स्कीम्स की, तो पूरा लॉक इन आपको करना होगा ना श्वेता, आप पैसे बीच में नहीं निकाल सकते। अगर हम एफएमपीस की बात करें, अगर हम बाकी तमाम भारत बॉन्ड जैसी चीज़ों, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें क्लोज एंडेड में जो आ जाते हैं। जी कविता जी, यहाँ पे आप फंड हाउस को देखिए, जब हम बोल रहे हैं आपको एग्जिट करना है किसी स्कीम से, तो आप क्या करते हो? आप फंड हाउस को एप्लीकेशन देते हो, एक रिडेम्पशन फॉर्म फिल करते हैं, और आपके फंड्स 1 से 3 दिन में आपके पास आ जाते हैं। क्लोज एंडेड फंड में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता है। हाँ, एक तरीका, अगर किसी क्लोज एंडेड फंड से मजबूरी में आपको निकलना है, तो वो ये हो जाएगा कि कई बारी
म्यूचुअल फंड्स भी लिस्टेड होते हैं, तो अगर आपको कोई दूसरा खरीदार मिल रहा है, तो जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, अगर आपको कोई दूसरा खरीदार मिल रहा है, तो आप अपनी यूनिट्स उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। बट फंड हाउस को आप वापस वो रिडेम्पशन नहीं कर सकते। तो मैं कहूंगी ये एक आधा परसेंट में आपको कोई ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन 90% चांस है जब आपने क्लोज एंडेड फंड में डाला है तो आप उसमें से मैच्योरिटी के पहले नहीं निकल सकते। बिल्कुल, ये तमाम बातें जो शायद आपको ध्यान में रखनी होंगी जब आप क्लोज एंडेड में पैसे डालते हैं। लेकिन इस चर्चा को तो यही समेटना है मुझे, क्योंकि दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करना है। लेकिन उससे पहले एक आखिरी सवाल, टैक्स का क्या पहलू होगा दोनों तरह की स्कीम्स अगर हम देखना चाहें तो श्वेता? जी, टैक्स में क्लोज एंडेड ओपन एंडेड का फर्क नहीं पड़ जाता, अनलेस आप ईएलएसएस कैटेगरी में निवेश कर रहे हैं जहां पर आपको 1.5 लाख तक का एटीसी का बेनिफिट मिलता है। अगर आप किसी डेट स्कीम में निवेश कर रहे हैं तो आज के टैक्स रूल्स के हिसाब से आपके टैक्स ब्रैकेट के अनुसार आपको टैक्स रेट लग जाती है, चाहे आपने 1 साल के लिए निवेश किया हो, 2 साल, 3 साल, 5 साल। इक्विटी में जैसे मैंने कहा ओपन एंडेड हो या क्लोज एंडेड हो, अगर आपने 1 साल से ऊपर निवेश कर रखा है तो आपकी टैक्सेशन लॉन्ग टर्म गेन में चली जाती है, जहां पर आपको 10% की टैक्स रेट लग जाती है प्लस सरचार्ज सेस। और अगर आपने 1 साल से कम के समय के लिए निवेश किया हुआ है तो आपको 15% की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाती है। ऑलराइट, चलिए, तो ये हो गया हमारा आज का मुद्दा, जहाँ पर हम ओपन एंडेड क्लोज एंडेड स्कीम्स के बारे में बात की हमने विस्तार से। इसको लेकर कोई सवाल अगर आप हमसे हालांकि पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल हम तक पहुँचा भी सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए अपने सवाल म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए जितने भी हैं, और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। डेडिकेटेड शो जहां पर हम आपके निवेश के हर पहलू पर फोकस करते हैं और आपके हर आर्थिक लक्ष्य पर फोकस करते हैं। शो को भी आगे बढ़ाने का सिलसिला अब हमें जारी करना होगा, और ये है वो नंबर 9619873567 जहां पे अपने सवाल व्हाट्सएप के ज़रिए आप भेज सकते हैं। और साथ ही तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम लाइव भी होते हैं, तो यूट्यूब पर भी अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, और यूट्यूब के दर्शकों के सवाल हम शो में शामिल करते हैं। चलिए श्वेता, बात करते हैं और सवाल जवाब का एक सिलसिला शुरू करते हैं। मेरे साथ शायद दर्शक फ़ोन लाइन पर भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं। जितेंद्र सिंह मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। सिंह साहब नमस्कार। जी नमस्कार मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं राजस्थान गुजरात से जॉब करते हैं मैडम, इधर हैं। गुजरात से, चलिए। 8 महीने की बेटी है आपकी, मुबारकबाद। घर में लक्ष्मी आई और उन्हीं के बेहतर भविष्य के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए आपको निवेश करना है। तो मुझे ये बताइएगा कि आप कितने पैसों से शुरुआत करना चाहते हैं सर इन्वेस्टमेंट की? सर मैडम 2000 से मैडम। 2000 से ना, ठीक है। तो मैं 15-20 साल समय पकड़ लूँ फिर? हाँ 15 साल मैडम। ठीक है। और आप निवेश को बढ़ाने की भी मंशा रखते हैं? 15, अभी तो 2000 से शुरू कीजिएगा जितना मुमकिन हो सके, उसके बाद बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे ना? मैडम ज़्यादा तो नहीं होगा सर, हम भी मिडिल क्लास से है मैडम, तो थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे, ज़्यादा तो नहीं। हाँ, जितना जब भी मुमकिन हो सके सर, उसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जितना आपकी क्षमता हो, जब भी मुमकिन हो, है ना, बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। आपने 15 साल में हालांकि 5 लाख हमको कहा हुआ है, लेकिन अगर आप बेटी के भविष्य के लिए 5 लाख रुपए अभी सोच रहे हैं तो मानिए 15 साल के बाद वो 5 लाख रुपए की वैल्यू और कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमें महंगाई भी तो देखनी है सर। आज है ना, आज आपको 5 लाख तो ज़्यादा लग रहे हैं, 15 साल के बाद तो वो कम हो जाने हैं, तो आपको उस हिसाब से प्लानिंग भी करनी होगी। और 5 लाख में फिर आपकी बेटी की पढ़ाई भी होगी, तो वो पढ़ाई के लिए उतना पर्याप्त होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एजुकेशन की जो हम बात करते हैं ना, उसकी भी एक महंगाई दर होती है जो आपकी आम महंगाई दर से ज़्यादा होती है। अभी आप अगर 6-7% की इन्फ्लेशन देख रहे हैं खाने पीने की और बाकी आम महंगाई दर, एजुकेशन इन्फ्लेशन तो 10 से 12% होती है, उससे भी ज़्यादा हो जाती है कई बार, तो उसका भी आपको ख्याल रखना होगा। बहरहाल, क्योंकि आप शुरू कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ, इसके अलावा आपने कहीं निवेश किया हुआ है क्या म्यूचुअल फंड्स में या शेयर बाजार में? नहीं मैडम, अभी कर रहा था, इसका थोड़ा देखा था इसमें म्यूचुअल फंड में थोड़ा डाल देते हैं। हाँ, चलिए, तो अगर शेयर बाजार को नहीं समझते हैं, म्यूचुअल फंड के जरिए प्रवेश कीजिए, बिल्कुल सही आपने सोचा है। और थोड़ा सा अपने लक्ष्यों को आपको रिवर्क करना होगा। कैसे वो करेंगे श्वेता आपको बताएंगी। तो श्वेता बिल्कुल नए निवेशक हैं और बेटी के बेहतर भविष्य के लिए शुरुआत करना चाहते हैं 2000 रुपये से, 15 से 20 साल का समय।
बताइए। जी। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छी बात की है कि आज आप आज ही से शुरुआत कर रहे हैं, जितना आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कविता जी आपसे कह रही थी कि आपको महँगाई को ध्यान में रखते हुए अपना लक्ष्य समझाना चाहिए। मैं आपको कुछ आंकड़े दे देती हूँ कि आज जिस चीज़ के लिए अगर आप कह रहे हैं कि बच्चे की पढ़ाई के लिए आज मुझे 5 लाख चाहिए होंगे, करीबन-करीबन अगर मैं 15 साल की बात कर रही हूँ ना, तो आज का 5 लाख 15 साल बाद आपको 15 लाख के आसपास की राशि चाहिए होगी वही पढ़ाई पूरी करने के लिए। तो ये आप नंबर ज़रा ध्यान में रखें। अब आपने कहा 2000 से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर 2000 से आप इक्विटी फंड्स के थ्रू निवेश करेंगे और एसआईपी जारी रखेंगे, आप करीबन-करीबन 10 लाख के आसपास की राशि पर पहुँच सकते हैं 15 साल बाद। इसीलिए जैसे-जैसे आप अपनी एसआईपी की राशि बढ़ा सकें, उसे ज़रूर करना। मैं आपको शुरुआती दौर में 3 फंड रिकमेंड कर रही हूँ। जैसे आप राशि बढ़ाएँ, आप एक आधा फंड और ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। क्वांट का लार्ज कैप फंड, इसके अलावा कोटक का मल्टी कैप फंड और आईसीआईसीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये 3 फंड हैं, आप यहाँ से शुरुआत कर लें पोर्टफोलियो के लिए। चलिए, तो अभी फ़िलहाल आपको शुरुआत करने के लिए ये फ़ंड्स बताए हैं और वैसे तो आपको शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन अपने फाइनेंशियल गोल्स में थोड़ा-सा आप आने वाले समय में और भी सोचेंगे। मेरे ख़्याल से अभी तो सिर्फ बेटी के बारे में सोचा है, आपके रिटायरमेंट के बारे में भी आपको सोचना होगा। तो फ़िलहाल जितेंद्र जी ये शुरुआत करें और उसके बाद थोड़ा और मंथन करें और अपने आर्थिक लक्ष्यों के बारे में सोचें, कौन-कौन से जीवन के बड़े आर्थिक लक्ष्य हैं और उन सब के लिए निवेश रणनीति बनाने की कोशिश करें। कुछ सहायता चाहिए हो, अपने सवाल हम तक वापस से पहुंचा सकते हैं। सुरेंद्र बिष्ट मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं, श्वेता। और नमस्कार बिष्ट सर, कैसे हैं आप? नमस्ते कविता जी, थैंक यू सो मच, आपने मेरा सवाल लिया इसमें। तो मेरा धन्यवाद सर, आपने अपना क्वेश्चन सवाल हमें भेजा। जी सर, आपने 4 साल के बाद 1 लाख रुपए की एसडब्ल्यूपी की योजना हमसे समझनी है, आप चाहते हैं। तो मुझे जानना है आपसे सर, अब तक आपके पास कितना जमा है जिसके लिए आपने 1 लाख रुपए एसडब्ल्यूपी की योजना बनानी है? आपने कहीं इन्वेस्ट करके रखा है म्यूचुअल फंड्स में? मेरे पास कुछ शेयर्स हैं जो कि मैंने अपनी पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि 4 साल के बाद मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। तो आज मेरे को कितना पैसा मेरे पास होना चाहिए सो दैट मैं अभी एसडब्ल्यूपी के लिए एक मुश्त लमसम में मैं पैसा किसी भी म्यूचुअल फंड ठीक है। में डिपॉजिट करके मैं ले सकूँ। तो मेरे को एक अमाउंट फिगर चाहिए था। आप मुझे बता पाएंगे कितना? अच्छा, तो आपको एक रफली अमाउंट, तो ये जो आपको 58 की उम्र से आप कह रहे हैं कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए होंगे, है ना? और ये आपको आप 20 साल पकड़ के चल रहे हैं, आपको 20 साल तक हर महीना 1 लाख चाहिए होगा, यस मैम, बिल्कुल सही कहा। है ना? ठीक है। हाँ जी। चलिए, तो आपको बताते हैं, आपकी जो अभी पोर्टफोलियो है डायरेक्ट शेयर्स की सर, उसकी कुछ वैल्यू बताएंगे आप मुझे? एज ऑफ नाउ वो अराउंड 1 CR पे है। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, आपका जो 1 CR का शेयर्स का पोर्टफोलियो है उसको तो आप अलग रखिए, ठीक है? आपको हम ये भी बताएंगे कि अगर आपने निवेश शुरू करना है और अगले 4 साल के बाद उस निवेश से अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए हर महीना, तो कितना आपको डालना होगा, ठीक है? तो श्वेता, जी कविता जी। तो अब सुरेंद्र इनको जी, निवेश, हाँ, अब मेरे ख्याल से इनका जो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है वो तो 1 CR का वैल्यू क्या है, अगर ऐसा मान ले हम कि उसे ये नहीं छेड़ना चाहते, है ना? जी। अगर नया निवेश अभी फ़िलहाल शुरू करना होगा तो 4 साल तक इन्वेस्टमेंट करनी होगी, उसके बाद भी कर सकते हैं बशर्ते इनके पास इनकम फ्लो हो। लेकिन अगर मान ले कि 4 साल के बाद निवेश नहीं कर पाएँ, केवल 4 साल का ही समय है और 20 साल तक चाहिए 1 लाख रुपए हर महीना, तो कितना इनको 4 साल में निवेश करना होगा? जी। अगर हम लमसम अमाउंट की बात करते हैं, तो अगर आज ये शुरुआत करते हैं करीबन 1 करोड़ से और मैं 12 से 13% की रिटर्न जोड़ रही हूँ बिकॉज़ इक्विटी में 4 साल अगर आप रहेंगे तो आप उतना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप करीबन-करीबन 1 करोड़ 80 लाख के आस-पास पहुँच जाएँगे 4 साल बाद। फिर इसमें से अगर आप 1 लाख की एसआईपी करना चाहते हैं हर महीने और अगर मैं उसमें इन्फ्लेशन भी जोड़ दूँ कि 5 से 6% की आपकी इन्फ्लेशन आ गई तो 1 लाख 6,000 आप आई थिंक 20 साल तक एसडब्ल्यूपी आराम से कर पाएँगे। तो
आप रफली आपको कम से कम 1 करोड़ की आज लमसम निवेश तो करनी होगी। अब क्या पोर्टफोलियो बिल्ड करें, मैं आपको एक्चुअली वो भी बता देती हूँ। ये 1 करोड़ के साथ आप आज के दिन पर एक डीएसपी का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, एचडीएफसी का फोकस फंड, इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड और मैं कहूंगी एक और आईसीआईसीआई का फोकस इक्विटी फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लें। इसमें थोड़ा स्मॉल कैप भी मैंने ऐड कर लिया है सो दैट आपकी एक रिटर्न की पोटेंशियल थोड़ी बढ़ जाए। 4 साल का समय है तो। ऑलराइट, तो 1.1 सीआर अभी इनको निवेश करना है एक मुश्त, और उसके बाद लगभग 1.5 सीआर जो है अगले 4 साल में इनको निवेश करना है। टोटल अमाउंट जो है 1.5 सीआर का इन्वेस्टेड होना चाहिए, है ना श्वेता? हाँ जी जी। अच्छा श्वेता, उसके अलावा आपने इनको मेजरली थोड़ा सा इक्विटी की तरफ ही रखा हुआ है, तो रिटायरमेंट के बाद भी यही फंड्स में बने रहें फिर ये, और इसी में से एसडब्ल्यूपी फिर करें? जी नहीं कविता जी, जैसे ही रिटायरमेंट के नजदीक पहुंचे ना, तो अगले 3 साल जितनी जो राशि होगी ये डेट में मूव कर जाएं। तो अगर ये 1 लाख हर महीने चाहते हैं तो करीबन इनको उतना 3 साल का इक्विवेलेंट अमाउंट डेट में डाल देना चाहिए, सो दैट इनका जो बाकी पोर्टफोलियो है वो इक्विटी में रह के 12-13% पे ग्रो हो सकता है। और इनको पता है अगले 3 साल के लिए इनको जितनी भी लिक्विडिटी की जरूरत है, एक आराम से ये सोच सकते हैं। उनको पता है कि वो 6-7% से ग्रो कर रही है और इनके पास वो फर्स्ट ऑफ द मंथ या फिफ्थ ऑफ द मंथ तो इनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो श्वेता मान लेते हैं 4 साल है इनके पास अभी, तो 3 साल जो है इन्वेस्टेड रहे, और जब 1 साल बचेगा तब अपने 3 साल का जो इनका खर्चा है वो डेट फंड में डाल दें, है ना? हाँ, 4 साल से तो कौन सा डेट होने फंड आए जी? तो आज के दिन पे मैं कहूंगी एक कॉम्बिनेशन आर्बिट्राज फंड्स की और लिक्विड फंड की ये ले सकते हैं। ओके, आर्बिट्राज फंड एसबीआई का आर्बिट्राज फंड ले सकते हैं, और लिक्विड फंड चाहे तो एचडीएफसी आईसीआईसीआई के लिक्विड फंड ले सकते हैं, और ये कॉम्बिनेशन के साथ डेट पोर्टफोलियो बना दे। ओके, चलिए सर, आपको सलाह समझ में आ गई? हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट हेल्प के लिए थैंक यू सो मच टू द पैनलिस्ट। ऑल द बेस्ट जी। प्रीतेश दोषी साहब मेरे साथ फोन लाइन पे हैं। सर नमस्कार। सर मैम, कविता मैम कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? फाइन मैम, मैं महेंद्र मुंबई से बोल रहा हूँ। अच्छा सर, बताइए, आपने अभी तक पोर्टफोलियो में कोई फंड डाला नहीं है ना? डालना चाहते हैं? नहीं मैम, मेरा ऑलरेडी 3 साल से मेरे बेटी के लिए एसटीपी कर रहा हूँ मैं। तो जो पुराने फंड थे उसमें एक्सिस के जब लास्ट टाइम की शेयर मार्केट के बुल रन में एक्सिस के म्यूचुअल फंड अच्छे चल रहे थे, तो उसमें मैंने एक्सिस की फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये तीनों में मैंने 4000 वीकली मैंने एसटीपी किया था। ओके, ठीक है, तो अभी उनके फंड कुछ लैकलस्टर चल रहे हैं, मतलब कि एवरेज रिटर्न भी नहीं आ रहे हैं उनके कंपैरेटिवली स्कीम के कैटेगरी वाइज। सही बात है जी। तो मैंने पिछले 6 महीने से मैंने उनको चेंज करके थोड़ा एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एडलवाइज स्मॉल कैप, एडलवाइज मिड कैप, ये 3 फंड में मैंने शिफ्ट किया है। तो अभी जो पुराने जो फंड पड़ा था एक्सिस में वो अभी रखूं कि उसको कुछ चेंज करूं, या ये नए फंड में कुछ चेंज करूं, ऐसा कुछ कि जिससे अगले 5 साल 10 साल के लिए कैरी कर सकता हूं, जिसके लिए। ठीक है, तो प्रीतेश ये बताइए, जानकारी शायद हमारे पास ये नहीं थी, तो अभी श्वेता के लिए भी ये जानकारी थोड़ी सी नई है। तो एक्सिस के तमाम फंड्स में फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आपका टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना है अभी? कितना इकट्ठा हो रखा है? अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख रुपया होगा तीनों में। तीनों में आपका 1.5 लाख है? हाँ। ओके, अभी पराग पारेख के फ्लेक्सी कैप, इडलवाइज स्मॉल और मिड कैप में आपकी कितनी एसआईपी चल रही है? वही मैम, एसटीपी 4000 वीकली, सॉरी 1000 वीकली, मंथली 4000। ओके, ठीक है। अब आपको और 4000 रुपये साप्ताहिक निवेश करना है ना? नहीं मैम, यही फंड है। हाँ, अच्छा, यही फंड है।
हाँ यही फंड। हाँ, तो ये तो ठीक है, ओके। तीन फंड में कंटिन्यू करूँ और जो पुराना जो था इन्वेस्टमेंट उसको शिफ्ट कर सकता हूँ क्या कुछ अच्छे रिटर्न के लिए, क्योंकि उसमें फंड से रिटर्न नहीं आ रहे हैं। रिव्यू किया तो उसमें कितने साल के लिए आप रुकेंगे पोर्टफोलियो में? 5 साल 7 साल 10 साल तक रुक सकते हैं। हाँ, चलिए ठीक है। श्वेता, कोई और क्लैरिटी आपको चाहिए, कुछ और पूछना है? जितना हो सके मैंने आपकी सहायता कर ली यहाँ पर पूछकर। जी, बिल्कुल। नहीं, ये इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल है। प्रीतेश जी, देखिए, एक चीज़ जो आपने अच्छी करी पोर्टफोलियो में, वो तो ये है कि आपने लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों ही मार्केट कैप का एक्सपोज़र ले लिया। लेकिन जहाँ आप गलत चले गए, वो मैं कहूँगी ये है कि आपने एक एएमसी की कंसंट्रेशन रिस्क ले ली। अ, जब कई बारी ऐसे होता है और आपके साथ शायद यही हुआ कि सारे स्कीम्स जब अच्छे किए तब अच्छा कर गए और आज सारे स्कीम्स जब नहीं कर रहे तो अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो तीनों ही मार्केट कैप आपके पास होने चाहिए। अलग-अलग तरह के फंड हाउस होने चाहिए, ताकि अगर कुछ गलत जा रहा है एक फंड हाउस के साथ तो एक ही स्कीम गलत जाए, बाकी पोर्टफोलियो ना जाए। तीनों अलग-अलग स्टाइल के फंड होने चाहिए। एक ग्रोथ स्टाइल होता है, वैल्यू स्टाइल होता है, ब्लेंड स्टाइल होता है। तीनों ही स्टाइल भी होने चाहिए। इसी तरह से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनता है। तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि एक्सिस के जी हाँ, तीनों स्कीम आप वहाँ से निकल सकते हैं। जो आपने न्यू एसटीपी स्टार्ट करी है, पराग पारिक आप कंटिन्यू करें। एडलवाइस की जो 2 एसटीपी है वहाँ रोक के उसके जगह पर मैं आपको कुछ फंड्स रेकमेंड कर रही हूँ जहाँ आप निवेश कर सकते हैं। एक तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड ले लें और इसके अलावा डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज में निवेश करें और एक आईसीआईसीआई प्रू का डिविडेंड यील्ड फंड। ये 3 फंड, एक फ्लेक्सी कैप फंड आपके पास ऑलरेडी है, तो 4 फंड 25% ईच आपके पोर्टफोलियो में हो जाएगा करीबन, और आपके पास अलग स्टाइल के, अलग मार्केट कैप के एक्सपोजर आपके पास हो जाएगी। राइट, चलिए प्रीतेश, ऑल द बेस्ट। आपको बहुत अच्छे से समझाया विस्तार से। ये बदलाव आपको अपने उसमें पोर्टफोलियो में करने चाहिए। एसके पाल साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम सर, आपका सवाल मेरे पास पूरा आ गया है। जी। 15 साल में 2 करोड़, जी हाँ। चलिए बताते हैं आपको कि आपको एसआईपी और आपका जो एक मुश्त निवेश है वो भी किन स्कीम्स में करना चाहिए। क्लैरिटी है आपके पास आपके फाइनेंशियल गोल्स को लेकर, तो वो बहुत अच्छी बात है पाल साहब। श्वेता, क्या सलाह देंगी आप एसके पाल जी को? पाल सर, आपके पास जो आपने लक्ष्य बनाया हुआ है कि आपको 2 करोड़ के आसपास की वैल्यू चाहिए और जो 5 लाख आपकी लमसम निवेश करना चाहते हैं प्लस 10,000 और उसके ऊपर एक स्टेप अप करेंगे तो आपके लक्ष्य तक आप आराम से पहुंच जाएंगे। तो आपका जी। अमाउंट जो आपने चुना है वो बिल्कुल सही है। मैं आपको स्कीम्स रेकमेंड कर लेती हूँ जहां पर जैसे मैं पहले व्यूअर को समझा रही थी, एक डाइवर्सिफाइड हेल्दी पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप ले लें जी एक मैडम। एचडीएफसी का फोकस 30 फंड, कैनरा रुबेको का फ्लेक्सी कैप फंड ले लें, डीएसपी का स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज एंड मिड कैप। ये पोर्टफोलियो बन जाएगा आपका। इसमें करीबन 60% लार्ज होगा, थोड़ा बहुत मिड एंड स्मॉल का एक्सपोजर भी मिल जाएगा क्योंकि लंबा समय है, वहां से हमें ग्रोथ थोड़ी ज्यादा मिल सकती है। चलिए पाल साहब, ऑल द बेस्ट। फंड्स के नाम बताए हैं आपको, उनमें आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। यूट्यूब से टप्पू का सवाल मैं लूँगी और 6 फंड्स में ये निवेश कर रहे हैं। श्वेता, आपके होगा इनका पोर्टफोलियो। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी का मल्टी कैप है, एसबीआई कॉन्ट्रा है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कोटक का इमर्जिंग इक्विटी और आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी एसेट है। बताइए क्या करें ये? जो आपने हाइब्रिड फंड लिया हुआ है वो आप अवॉइड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, तो आप मल्टी एसेट फंड से निकल जाएं। इसके अलावा आपका जो एक एचडीएफसी का मल्टी कैप फंड है, उस जगह पे आप चाहें तो एचडीएफसी का डिविडेंड यील्ड फंड ले सकते हैं और मल्टी कैप कैटेगरी में कॉन्ट का एक्टिव फंड अच्छा है, तो वो आप निवेश कर सकते हैं। ये 2 फंड हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में चेंज करें और उनको बदल दें कॉन्ट एक्टिव और एचडीएफसी के डिविडेंड यील्ड फंड से। बाकी फंड्स अच्छे हैं, आप उन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी के साथ इस सवाल जवाब के सिलसिले को हम आज के लिए यहीं थामते हैं। धन्यवाद श्वेता, हर हफ्ते की तरह आप शो में शिरकत की और लोगों के सवालों के जवाब दिए। धन्यवाद।